हेलो दोस्तों। आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा भर भर के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे। क्योंकि 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट था उसको रिप्लेस किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के द्वारा। और इनमें आप सोच रहे होंगे कि वीडियो लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको एप्लीकेबल किया गया 1 अप्रैल 2026 के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वीडियो में कवर किए गए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, द इनकम टैक्स एक्ट 2025 विल ऑफिशियली रिप्लेस विच एग्जिस्टिंग एक्ट। हमारे ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट 1961, डायरेक्ट टैक्स 2010, फाइनेंस एक्ट 2024। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ हमारा जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था वो कौन सा था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला था। ये आपको जरूर याद रखना, जो कि लागू कब हुआ था, अप्रैल 1 1962 को वो क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखना। और अब 60 साल के बाद गवर्नमेंट ने इसे मॉडर्न बनाने के लिए क्या लाया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, तो ये याद जरूर रखना है। 1961 का जो एक्ट जब पास हुआ था तो तब जो हमारे पीएम थे वो आपको मैं बता देता हूं वो कौन थे। हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे उस वक्त के क्या थे, पीएम थे। और अगर बात करें फाइनेंस मिनिस्टर की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में ये पक्का आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये अब आपका करंट अफेयर का टॉपिक बन गया और ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक भी आपका बन गया है। उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, मुरारजी देसाई थे। मुरारजी देसाई थे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जब हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 लाया गया था। उस वक्त की जो अभी जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 वाला आया है, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आपको पता है कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है, जब ये 2025 वाला लाया गया, निर्मला सीतारमण जी। ये आपको सारी चीजें याद रखनी है, कोई भी आपको पॉइंट पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द न्यू एक्ट ऑफ 2025 विच टर्म इज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। वैसे ये सारे क्वेश्चन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे ऑप्शन है फाइनेंशियल पीरियड, टैक्स ईयर, कैलेंडर ईयर या फिर अकाउंटिंग ब्लॉक। देखो, ये जो टॉपिक है इनको रिप्लेस करने का जो सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को जो रिप्लेस करने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, वो ही क्या रहा है कि पहले बहुत ज्यादा क्या होती थी, कंफ्यूजन होती थी कि प्रीवियस ईयर में यानी कि जिस साल आपने कमाया और असेसमेंट ईयर यानी कि जिस साल आपने टैक्स भरा वो अलग अलग हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा क्या होती थी, कंफ्यूजन क्रिएट होती थी। अब नए एक्ट ने इसे बिल्कुल सिंपल कर दिया है ताकि आपको बिल्कुल एक ही टर्म याद रखनी पड़े, जिसका नाम क्या है, टैक्स ईयर। तो इन दोनों को जो रिप्लेस किया है वो किसने किया है, बी पार्ट, टैक्स ईयर ने इसको क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, टैक्स ईयर इज द राइट आंसर। अगर बात कर ली जाए इसे कौन सी मिनिस्ट्री लागू करती है, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लागू करती है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी याद रखना है। बात करें डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सारे पॉइंट लिख लेना दोस्तों, जो भी वीडियो को देख रहा है वो इसको पॉइंट को सारे सारे नोट डाउन करते चले, ताकि सारे के एक ही वीडियो में आपके सारे के सारे मैक्सिमम आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसको बात की जाए डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिजाइन इसको करता है, ताकि ठीक है, ताकि जो टैक्स पेयर है उनको आसान लैंग्वेज में सारी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपने दो इसका सिंपल सी एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि सपोज करो आपने 2026 में कोई पैसे कमाए, तो वही आपका क्या है, टैक्स ईयर रहेगा। पिछले और अगले का बिल्कुल कोई पंगा नहीं रहेगा, यानी कि जैसे पहले होता था असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, टैक्स ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनकम टैक्स इज ए डैश टाइप ऑफ टैक्स। जो इनकम टैक्स है वो कौन से तरीके का टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स या प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट टैक्स।
देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसका मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का दोस्तों मतलब ये होता है कि जो कमाएगा, ठीक है, यानी कि क्या है, जो जिस पे लगेगा वही क्या करेगा, उसको भरेगा। जो जिस पे लगा इनकम टैक्स आपका, वही उसको क्या करेगा, भरेगा। अब प्रोग्रेसिव जो है, इसका आंसर रहेगा प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी क्या होएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स हमारा कौन सी टाइप का टैक्स है? टैक्स है हमारा प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स है। अगर हमारे हिस्टोरिकल अगर फैक्ट की मैं बात करूं, तो इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो हमारा क्या है, इंडिया में जो पहली बार इनकम टैक्स आया था वो कब आया था? 1860 में आया था फर्स्ट इनकम टैक्स। ठीक है, ये याद रखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट इनकम टैक्स जो आया था वो आया था 1860 में, 1860 में, और लाया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। और ये लाया कब था? जब मैंने आपको बता दिया 1860 में। जब क्या हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट जो म्यूटिनी हुई थी 1857 की, उसमें जो लॉस हुआ था उसको पूरा करने के लिए इन्होंने ये टैक्स लाया था। और सर जो जेम्स विल्सन है, इसी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन बजट भी बोला जाता है। ये पॉइंट भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसी में कवर कर रहा हूँ। फादर ऑफ इंडियन बजट कौन है हमारे? फादर ऑफ इंडियन बजट हमारे हैं जेम बिल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025? 1 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2026, या फिर 15 अगस्त 2025? देखिए एक चीज आपने जरूर याद रखनी है कि इनकम टैक्स का नाम बेशक एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, लेकिन जो इसको इंप्लीमेंट होगा ये कब होगा? 1 अप्रैल 2026 से ये क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा, इफेक्ट में आएगा। अगर बात करूं कि जो इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है, जो आप अभी आपको सबको पता होगा, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, ये कंसेप्ट कब आया था? ये कंसेप्ट कब आया था? ये हमारा आया था 1867 में। ये जरूर आपने याद रखना है, ठीक है। कब ये शुरू हुआ था ये वाला कंसेप्ट? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च वाला जो कंसेप्ट हुआ था, ये इंडिया में कब आया था? 1867 में इसको शुरू किया गया था। इससे पहले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता था वो रहता था 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट तो जरूर याद रखना है, ये तो रखना ही रखना है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to the new tax regime in 2025 to 2026, income up to what amount is effectively tax free due to the section 87A rebate? 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। ये तो वैसे सबको आंसर पता होगा। वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 7 लाख। ठीक है, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 7 लाख तक है, 7 लाख तक है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, फैक्ट क्या है, जो अंडर द सेक्शन 87A है, ठीक है, अंडर द सेक्शन 87A के अंदर हमें रिबेट का जो कंसेप्ट है पहले कम था। ठीक है, पर नए एक्ट में मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए इसे बढ़ाया गया है। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which of the following is not a head of income under the income tax act? income from salary, income from house property, income from export, या फिर income from other source? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितने हेड होते हैं। टोटल 5 हेड होते हैं। ठीक है, 5 हेड होते हैं, जिसमें एक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस जो होते हैं वो, और पीजीबीजी यानी कि आपका पर्सनल बिजनेस, वो बार हमारा पीजीबीजी में आता है, और कैपिटल गेन्स। ये हमारे 5 होते हैं। कैपिटल गेन भी आप लिख लेना इसको, कैपिटल गेन। और जो 5th है वो है पीजीबीपी। ठीक है, ये 5 हो गए। 3 मैंने आपको इधर बताया, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, या फिर कैपिटल गेन, एंड देन पीजीबी। अब बात रही इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी पार्ट, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट है वो हमारा पीजीबीपी के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिजनेस इनकम के अंदर आता है ये वाला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? द डेफिनेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन द 2025 एक्ट नाउ स्पेसिफिकली इंक्लूड्स विच ऑफ दीज? एग्रीकल्चर लैंड, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इनहेरिटेड ज्वेलरी या फिर फॉरेन एजुकेशन लोन। देखिए अब क्या है, अब क्रिप्टो वगैरह है जो, जैसे क्रिप्टो हो गई, एनएफटीज हो गई और डिजिटल जो टोकन्स है वो अनडिस्क्लोज इनकम के में उसको क्या कर दिया, डाल दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे आता है? वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर आता है। ठीक है, क्या क्या हमारे जो क्रिप्टो हो गई, एनएफटीज हो गए, डिजिटल टोकन्स हो गए, हमारे हमारे सारे किसके अंदर डाल दिए गए हैं? अनडिस्क्लोज्ड इनकम के अंदर डाल दिए गए हैं। इस पे जो टैक्स रहता है वो फ्लैट 30% रहता है, ये तो सबको ही पता होगा। 30% का इसमें फ्लैट टैक्स चार्ज करती है गवर्नमेंट। पुराने एक्ट जो 1961 वाला जो एक्ट था, वहां पे क्या था? डिजिटल एसेट नाम का कोई भी शब्द नहीं था। ये तो आपको सबको पता होगा। 1961 में ये वाला शब्द बिल्कुल भी उसमें नहीं था। ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 के बजट में सबसे पहले। 2022 में इसको क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और 2025 में इसको पक्का कर दिया गया। ठीक है, आई होप कि आप सारे के सारे कंसेप्ट समझ गए होंगे, इसके पॉइंट सारे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हु इज द असेसी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट? ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाले में असेसी किसे बोला गया है? ओनली एन इंडिविजुअल हु पेज टैक्स, एनी पर्सन हु बाय whom any tax or sum is payable, only a person earning more than 10 lakh, a person who is an Indian citizen only। देखिए एसएससी क्या होता है? एसएससी वो बंदा है जिसने सरकार को टैक्स या पेनल्टी अभी देनी है। एसएससी क्या होता है? जिसने अभी सरकार को टैक्स या फिर पेनल्टी अभी देनी है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा? एनी पर्सन बाई whom any tax or sum is payable। ठीक है, एसएससी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 27 में, सेक्शन 2 सब पार्ट 7 में दी गई है। नए एक्ट में जो डीम्ड एसएससी है, जो नया एक्ट 2025 वाला आया है, वहां पे एक शब्द नया वाला आया है, वो है हमारा डीम्ड एसएससी। ये याद रखना, डीम्ड एसएससी नाम का एक वर्ड आया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि मरने वाले का जो वारिस रहेगा उसके जितने भी रूल्स होंगे उसको क्लियर किया गया है। ठीक है, डीम्ड एसएससी में जो कोई मर जाता है उसके जो वारिस होंगे उनके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे उसी में इंक्लूड किए गए, डीम्ड एसएससी। ठीक है, जो मिनिस्ट्री होती है वो मैं जैसे आपको पहले ही बताया, वो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? कौन सी वाली? डीम्ड एसएससी वाली, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वाली, जो फाइनल इसको लीगल टच देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 कंटेन्स हाउ मेनी सेक्शंस अप्रोक्सीमेटली? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। अभी के और पहले के दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी के और पहले के आपको दोनों पता होने चाहिए। पुराने एक्ट जो था 1961 वाला जो एक्ट था, ठीक है, तो 1961 में जब ये इनकम टैक्स एक्ट बना था, ठीक है, 1961 वाला, उसमें जब हुए थे तो 298 क्या थे हमारे सेक्शन थे जब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आते आते जब ये 2025 तक इसके कितने एक्ट सेक्शन हो गए थे? 700 से भी ज्यादा इसके सेक्शन हो गए। इसीलिए इसको रद्द करके इन्होंने क्या कर दिया? न्यू इनकम टैक्स बिल पेश किया 2025 वाला। और इसमें टोटल आपके कितने हैं? इसमें आपके आते हैं 536। 2025 वाले में मर्ज करके कुछ 700 प्लस को जो मर्ज करके 536 तक इसको क्या किया है? रखा गया है। अगर बात करें इसको डिजाइन किसने किया है, तो इसे सिंप्लीफिकेशन कमेटी ने डिजाइन किया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसको डिजाइन करके 536 तक इसको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड फॉर एवरी डैश, लाइफ टाइम, 5 ईयर्स, टैक्स ईयर या फिर 10 ईयर। इसका आंसर रहेगा हमारा टैक्स ईयर। इसका मतलब क्या है? ये हर साल क्या करता है? चेक करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये चेक करता है कि आप पूरे साल में इंडिया में कितने दिन रहे हैं टैक्स ईयर में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? टैक्स ईयर।
एक और क्वेश्चन आता है इसी के रिगार्डिंग जिसका नाम है ऑर्डिनरी, सॉरी एक मिनट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसमें लगभग 182 डेज आपको इससे ज्यादा 182 डेज से ज्यादा आपको क्या रहना चाहिए, इंडिया के अंदर आप रहना आपको जरूरी है, ताकि आप उसके इंडिया के रेजिडेंट बने रहें। ठीक है, ये आपको याद रखना 182 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स अबव 1.2 लाख 25 लाख एज पर लेटेस्ट 2025 ट्रेंड्स? 10%, 12.5%, 15% या फिर 20%? देखो क्या था पुराना, जब 1961 वाला जो एक्ट था आपका, तब क्या था, ये पहले जो टैक्स फ्री था, LTCG जो था वो टैक्स फ्री था, फिर इसको 10% रखा गया और अब इसको बढ़ा के 12.5 कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट इज द राइट आंसर, 12.5, 12.5%। ये बजट 2024-25 में इसको लाया गया है। ठीक है, किया गया है इसको। एग्जेम्पशन इसकी क्या है, पहले 1 लाख तक माफ था, अब इसको बढ़ा के 1.25 लाख तक कर दिया गया है। आई होप कि आपको समझ लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पावर टू लेवी इनकम टैक्स इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय विच एंट्री ऑफ द यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल? ठीक है, एंट्री 81, एंट्री 82, एंट्री 92A या फिर एंट्री 46? देखो संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो यूनियन लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 82 है, वो सेंटर को क्या करती है, पावर देती है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि इनकम टैक्स इंडिया का सबसे पुराना जो सेंट्रल टैक्स है, इंडिया इनकम टैक्स का जो इंडिया का सबसे पुराना जो टैक्स है वो कौन सा हमारा है, सेंट्रल टैक्स है। ओल्डेस्ट टैक्स इन इंडिया वो कौन सा है, सेंट्रल टैक्स हमारा है। और अगर मैं बात करूं एंट्री 46 की, अगर बात करूं एंट्री 46 की, तो ये कहां पे यूज होता है, जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है, एग्रीकल्चरल जो इनकम होती है उस पे जो टैक्स लगाने की जो पावर्स होती है वो किसके पास रहती है, स्टेट्स के पास रहती है। ये आपको याद रखना। और कौन सी एंट्री, एंट्री 46। और अगर सेंटर की बात करें तो एंट्री 82। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सेक्शन ऑफ द न्यू एक्ट डील्स विद द फेसलेस असेसमेंट? इट इज इंटीग्रेटेड थ्रू द एक्ट, सेक्शन 10(1), सेक्शन 80C या फिर सेक्शन 44AD? देखो जो नया टैक्स आया हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025, इसका जो मोटिव है रखा गया है वो क्या रखा गया है, डिजिटल। ये लिख लेना दोस्तों क्योंकि ये भी आपको पूछा जा सकता है, डिजिटल एंड फेसलेस। ये भी इसको आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसका मोटिव जो रखा गया इनकम टैक्स एक्ट 2025 का वो रखा गया हमारा डिजिटल एंड फेसलेस। अब इसका मतलब कि असेसमेंट के लिए अब क्या करना पड़ेगा, वो इनकम टैक्स ऑफिसर के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, सब आपका क्या होगा, ऑनलाइन एल्गोरिथम पे क्या हो जाएगा, बेस्ड रहेगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा, इट इज इंटीग्रेटेड थ्रू द एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी इंडिविजुअल इन द न्यू टैक्स रेजिम इज 40,000, 50,000, 75,000 या फिर 1 लाख? देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन को फाइनेंस मिनिस्टर जो 2018 के थे, जिनका नाम क्या था, श्री अरुण जेटली जी थे। ठीक है, अरुण जेटली के द्वारा, अरुण जेटली जो थे 2018 में इनके द्वारा क्या किया, 40,000 से इसको री इंट्रोड्यूस किया था स्टैंडर्ड डिडक्शन को। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर इसे बढ़ाकर कितना किया गया, 50,000 किया गया, और अब 2025 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 75,000। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट, 75,000। अंडर द 2025 एक्ट, under the 2025 Act, virtual digital space search powers allows authorities to physical break the server, access emails and social media via the
ओवरराइडिंग कोड्स, सीज ओनली फिजिकल हार्ड ड्राइव्स, या फिर ओनली मॉनिटर आईपी एड्रेसेस। देखिए क्या है नया एक्ट जो हमारा क्या है 2025 वाला जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये क्या करता है अथॉरिटीज को पावर देता है कि वो क्या करे वर्चुअल डिजिटल स्पेस, जैसे कि क्या है हमारा क्लाउड स्टोरेज है, ईमेल सर्वर्स है, वहां पे घुसकर ये डाटा को चेक करें। अगर उनको क्या हो कोई भी ये शक हो कि कोई क्या कर रहा है टैक्स की चोरी कर रहा है, तो वो इस सर्वर में घुस के डेटा को चेक कर सकते हैं, वर्चुअल डिजिटल स्पेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, मैंने आपको पहले बता दिया, वो घुस के आपके इसमें घुस के डेटा को चेक कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस ईमेल्स एंड सोशल मीडिया बाय ओवरराइडिंग कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा टीडीएस ऑन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स अंडर सेक्शन 194O इज नाउ रिड्यूस्ड बाय 1% है, 0.5, 0.1 एंड या फिर 2%। बिजनेस ईज को बढ़ाने के लिए टीडीएस रेट को 1% पहले था हमारा, पहले कितना था हमारा 1% था, उसको कम करके अब कितना कर दिया गया 0.1 कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर बेचने वालों के लिए है। ठीक है, जो हमारा टीडीएस लगता है हमारा पहले 1% था, अब इसको कम करके 0.1% कर दिया गया है। पहले ओल्ड वाला कितना था 1% था, न्यू वाला 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच आर द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट इनकम या फिर टैक्स फ्री। ऑप्शन है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, या फिर बिनिंग फ्रॉम लॉटरी। एक बात तो आप याद में रख लो, जो डी पार्ट हमारा है बिनिंग फ्रॉम लॉटरी वाला, ये तो सरकार आंखें आगे खोल के आंखें फैला के बैठी होती है कि कब कोई किसी की लॉटरी लगे, कब कोई किसी से जीते, कहीं से पैसा अकस्मात जीते, एक्सीडेंटल पैसा जो बनता है किसी का गेन होता है वो बने, तो हम उस पर क्या लगाएं, सीधा ही फ्लैट टैक्स लगा दें, कितने 30% का, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, तो बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो वो हमारा आंसर क्या रहेगा, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में खेती की जो कमाई रहती है पर कोई भी सेंट्रल इनकम टैक्स नहीं लगता है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 सब पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है व्हाट इज MAT इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन, मैक्सिमम एनुअल टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मंथली असेसमेंट टूल, या फिर माइनर एसेट ट्रांसफर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि MAT को इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, लाया ही क्यों गया था। देखिए क्या होता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी या कुछ कंपनीज क्या होती थी, जब उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता था, तो वो क्या करते थे, एग्जेम्पशन शो करके उसको जीरो कर देते थे। ठीक है, एग्जेम्पशन को यूज करके टैक्स को कितना कर लेते थे, जीरो कर लेते थे। उन्हीं को पकड़ने के लिए MAT लाया गया था, यानी कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लाया गया था। और ये किसके लिए लाया गया था, कंपनीज के लिए। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। और अगर बात करें AMT की, तो AMT लाया गया था नॉन कॉर्पोरेट के लिए। ठीक है, उनके लिए लाया था AMT। और इनमें क्या है, अब जो नया एक्ट हमारा आया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में MAT और AMT दोनों को अलग अलग क्या कर दिया गया, डिफाइन किया गया अच्छे से क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है मैक्सिमम पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम इज अबव एग्जेम्पशन लिमिट 1000, 5000, 10,000 या फिर 25,000। क्या होता है कि अगर आप क्या करते हैं, डेडलाइन को मिस करते हैं जो सरकार आपको देती है कि तब तक आपको जो ITR जो है वो फाइल करना है, अगर आप उसकी डेडलाइन को क्या कर जाते हो, मिस कर जाते हो, तो सेक्शन 234F में क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया कि आपको कितनी पेनल्टी पड़ेगी, मैक्सिमम 5,000 तक की आपको लेट फीस लग सकती है, ये आपको याद रखना। अगर स्मॉल टैक्स पेयर की बात करें, अगर उनकी इनकम कितनी है, 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, तो उसकी जो पेनल्टी रहेगी वो क्या रहेगी, 1000 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है CBDT स्टैंड्स फॉर
सीबीडीटी जो हमारा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्या है ये, जो जितने भी बॉडी, ये वो वाली बॉडी है जो इंडिया में जितने भी इनकम टैक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं और जो एडमिनिस्टर करती है, वो सीबीडीटी ही करती है, चाहे वो 1961 वाला एक्ट हो या फिर इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाला क्यों ना हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट ऑफिस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ए पार्ट इज द राइट आंसर। और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ये भी याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हमने सबसे पहले इस पे वीडियो बनाया तो वीडियो हमारी मेहनत को सराहें और उसको लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।